अच्छा, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शंस इन पीएचपी। क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस। अच्छा, ये जो कीवर्ड है इससे इसको पढ़ के हमें एक चीज़ ध्यान में आती है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी। क्या करेगी? फंक्शनैलिटी। देखो, रियल लाइफ में भी हर चीज़ आपके इर्द गिर्द, हालांकि आप भी जो है वो एक फंक्शन हो, आप कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी या प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हो। ये फैन है, ये फैन घूम रहा है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है कि आपको हवा देगा, ठीक है। अब ये आपके लिए हवा दिए जा रहा है, ये अपना काम अंजाम दिए जा रहा है, बार 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 एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हवा दे रहा है। तो सर, फंक्शन कोई ऐसी चीज है जिसको आपको बार बार नहीं बनाना पड़ता। देखो, पंखे को एक ही बार बनाया ना, अब वो जितने टाइम तक चल रहा है आपको हवा देता रहेगा। ऐसा तो नहीं ना कि 1 घंटे बाद आओ, आपको हवा लेने के लिए दोबारा से पंखा बनाना पड़ेगा, नहीं। इसी तरह आपके पास जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन ये है कि अ ब्लॉक ऑफ कोड, अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है आपके पास? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। इस कायनात में हर चीज कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आप नेचुरल चीज़ों की बात कर लो या इन मशीन्स की बात कर लो, ये मशीन्स भी कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही हैं। इस डिस्प्ले का काम है आपको आउटपुट दिखाना स्क्रीन के ऊपर, कीबोर्ड का काम है इनपुट करना, ठीक है। सूरज का काम है आपको लाइट और हीट प्रोवाइड करना। तो ये सारे जो है वो हर किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क है जो वो अपने टाइम पर परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आंख का काम है विजन, यानी कि देखना। ऐसा ही है, आंख से आप क्या करते हो? किसी को भी देख सकते हो, ठीक है। मुंह से आप खा सकते हो, नाक से आप सांस ले रहे हो, मतलब हर चीज का कोई ना कोई फंक्शन है। अब अल्लाह ताला आपको कहता है कि भाई आपको जो है ना, एक बंदा देख रहे हो, दूसरे बंदे को देखने के लिए आंखें दोबारा बनानी पड़ेंगी। अजीब सा नहीं होता? मुश्किलात नहीं होती? लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा फंक्शन बना के रख दिया है कि आप उससे किसी भी चीज को देख सकते हो। आपको किसी और चीज की नीड नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है num1, ठीक है, और एक वेरिएबल है मेरे पास num2। अब अगर मुझे इनको सम करना है तो मैं क्या करूंगा? $num1 प्लस $num2। सर, सम हो गया। ऐसा ही है। अब मैंने इन दो नंबर्स को सम कर दिया, यानी 19 और 10 को, ठीक है सर, कर दिया, कोई मसला ही नहीं है। ये क्या है? एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक पीस ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट क्या होती है? अ लाइन ऑफ कोड जो आपको कुछ ना कुछ आउटकम देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। सर, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तो हमें समझ आ गया। ब्लॉक हम किसे कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? जो चीज हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, उसे हम ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, यहां हम पीएचपी की बात कर रहे हैं तो हर लैंग्वेज के अंदर जो है ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट से नहीं बनाया जाता। पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, पाइथन के अंदर आप कॉलन से ब्लॉक बनाते हो, ठीक है। सिमिलरली और डिफरेंट लैंग्वेजेस के, लेकिन अभी हम इस पीएचपी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो पीएचपी के अंदर ब्लॉक कैसे बनाया जाता है? कर्ली ब्रैकेट से बनाया जाता है। अब यहाँ देखो, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर मैंने ये यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगी जैसे पीएचपी को मैं सर्वर पर रन करूंगा, ऐसा ही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट्स जब प्रिंट हो या जब एग्जीक्यूट हो, जब मैं चाहूं कोड के अंदर। लिखी हुई है, मैंने लिख के रखी हुई है, लेकिन उस वक्त एग्जीक्यूट ना हो जहां लिखी हुई है, उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इन सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक के अंदर रख दूंगा। कर्ली ब्रैकेट्स क्या होता है आपके पास? अब ब्लॉक होता है, एक स्कोप कहते हैं इसको, ठीक है। अब आपने कहा कि सर ये ब्लॉक जो है वो जब एग्जीक्यूट हो जब मैं चाहूं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपके पास यूज होते हैं फंक्शंस। क्या यूज यूज होते हैं? फंक्शंस। अब फंक्शन का एक और जो एक मेजर यूज है वो है रीयूजेबिलिटी। क्या है? रीयूजेबिलिटी। क्या आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हो? क्या कर सकते हो? रीयूज। अगर अभी आप अपने ब्लॉक को देखो, जो हमने 3 लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी हैं, इसको रीयूज नहीं किया जा सकता। अगर मुझे इसके साथ साथ दो नंबर्स को और सम करना है तो मुझे num3 और num4 नाम का एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उनको अलग से सम करना पड़ेगा। फिर दो नंबर को और अलग से सम करना है तो दोबारा नए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि सर मेरे पास रीयूजेबिलिटी नहीं है, मुझे हर दफा दो नंबर सम करने के लिए दोबारा से वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट करने पड़ रहे हैं। क्या करने पड़ रहे हैं?
रिपीट। तो इस चीज से भी आप फंक्शंस के जरिए बच सकते हो कि आपका कोड रिपीट ना हो, आप उसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रीयूजेबल बना सकते हो। क्या बना सकते हो? रीयूजेबल। अब वो हम आगे अभी देखेंगे कि किस तरह से हम अपने फंक्शन की स्टेटमेंट्स को डायनेमिक या रीयूजेबल बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, देखो अब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ना, यहां तो मैंने डायरेक्टली 19 और 10 लिख दिया। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि सर जब भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो तो मैं अपनी मर्जी के नंबर इन वेरिएबल्स को प्रोवाइड करूं और वो सम हो जाए, मैं अपनी मर्जी के नंबर प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो इससे आप फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हो। अब चलते हैं जरा, देखते हैं फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। फंक्शन जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते थे, बिल्कुल सेम इसका सिंटेक्स है जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता था। हम लिखते थे फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद हम लिखते थे फंक्शन का नाम, जो भी नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी नेमिंग रूल्स भी बता दूंगा जब कोड करेंगे। फिर हम लगाते थे पैरेंथेसिस और ब्लॉक यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स, ऐसा ही है। ठीक है, ये सिंटेक्स, ये जो सिंटेक्स होता है ना पैरेंथेसिस और ब्लॉक वाला साथ, ये आपने बहुत जगह देखा है। आपने इफ के साथ भी देखा है, आपने फॉर लूप के साथ भी देखा है, ऐसे। तो इस चीज को थोड़ा समझना कि जब भी आपको कुछ इस तरह का सिंटेक्स मिलता है कि सर आपके पास किसी स्टेटमेंट के साथ कर्ली राउंड ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो वहां पर यह सीन होता है कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपने एग्जीक्यूट करनी है वो आप ब्लॉक में रखते हो। किस में रखते हो? ब्लॉक में। आपकी स्टेटमेंट यहां जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली सिंटेक्स क्या करता है कि जो ब्लॉक है यानी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं आपके पास जिसमें आपने अपनी स्टेटमेंट रखी है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट होगी जो चीज इसके अंदर लिखूंगा उसके बिहाफ पर। यानी कि इफ कब चलता है? जब उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन रखी होती है वो ट्रू हो जाती है, ऐसा ही है। यानी कि वो कंडीशन इफ की नीड होती है। क्या होती है? इफ की नीड होती है। इसी तरह आपके पास ये जो सिमिलर सिंटेक्स आप फंक्शन के साथ यूज करते हो, पैरेंथेसिस में आप फंक्शन की नीड्स को डिफाइन करते हो, जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। देखो हर चीज की एक नीड है। अब ये फैन है, ये एक फंक्शन है, एक मशीन है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है कि आपको हवा देता है। ठीक है, लेकिन इसको चलने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, यानी कि इसकी भी कुछ ना कुछ नीड है। यानी कि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देते हो और आपको आउटपुट में हवा मिलती है, ऐसा ही है। ठीक है, आप आपके भी कुछ पैरामीटर्स अल्लाह ने जो आपको बनाते हुए रखे हैं, एक भूख और प्यास। आप खाना खाओगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप इनपुट दोगे तो आप इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी काम कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो बॉडी का फंक्शन है वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, आप तो लेट जाओगे, आप बोलोगे भाई मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा ही है। तो हर फंक्शन की एक ना एक नीड है। ठीक है, जैसे ये डिस्प्ले, अब इसकी नीड है, एक तो इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, दूसरा इसको सीपीयू से कनेक्ट करना है जिससे डिस्प्ले नजर आएगा, जिसको हम वीजीए केबल कहते हैं। इसकी दो नीड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और अपने सीपीयू से कनेक्शन करना है इसका, ताकि डिस्प्ले आप शेयर कर सको इसके ऊपर, ऐसा ही है। तो हर फंक्शन की कोई ना कोई नीड होती है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनकी नीड नहीं होती, लेकिन ऐसे फंक्शन फिर किसी काम के नहीं होते, वो स्टैटिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? स्टैटिक, यानी कि उसके अंदर आप कोई डायनेमिक काम परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपने स्टैटिक फंक्शन ही बनाना है तो आप फंक्शन बनाओ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। जो हमारे पास नीड वाले जो पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं वही काम के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने सिंटेक्स देख लिया सर। अब यहां पर आपके पास जो भी इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स लिखोगे, क्या करोगे? जो भी इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स आप लिखोगे वो इस फंक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, इस स्टेप को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहते हैं? फंक्शन को हमने डिफाइन किया। क्या किया? फंक्शन को डिफाइन किया कि भाई मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुम्हें यही सेम मिसाल दूं, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका नाम मैंने रख दिया फैन। क्या रख दिया? फैन। भाई फैन नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां हम हवा तो दे नहीं सकते, लेकिन हम ये तो लिख सकते हैं कि एयर। क्या लिख दिया हमने? आपको एयर मिलेगी, इको एयर। तो जब भी आप इस फंक्शन को चलाओगे तो आपको क्या मिलेगी? एयर मिलेगी, ऐसा ही है। तो सिमिलर थोड़ा सा चीजों को मिलाने की कोशिश करो, जितना रियलिटी से चीजों को मिलाओगे उतना अच्छा अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास जिस तरह से आपकी आंख है, देखो अगर आप आंख आपका एक फंक्शन है जिसका काम है विजन, यानी कि आप देख सकते हो उससे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद कर लो तो क्या आप देख सकते हो?
फंक्शन तो मौजूद है ना, आंख अभी भी मौजूद है, लेकिन आप उस फंक्शन को यूज नहीं कर पा रहे, आप देख नहीं पा रहे क्योंकि आपकी आंखें बंद है। तो ऐसा समझो कि जो फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है, वो एक आंख की तरह है जो बंद है, यानी कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है तो आप अपने ब्रेन से अपनी आंख को कॉल दोगे कि भाई आंखें खोलो, जब भी मैं इस बंदे को देख सकता हूं जो सामने खड़ा है। ऐसा ही इसी तरह फंक्शन जो है आपने अगर बना के रखा है तो उसके अंदर जो कोड रखा हुआ है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कि आप अपने फंक्शन को कॉल नहीं करते। मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आओगे ना, अगर मैं दिल में सोचता रहूंगा तो थोड़ी आओगे, वही थोड़ी आएगी आपको। ठीक है, अगर मैं इसके बटन को प्रेस नहीं करूंगा, ऑन नहीं करूंगा, तो ये क्यों चलेगा? मैं ऐसे सोच रहा हूं बस दूर से बैठा हुआ, फंक्शन तो मौजूद है ना, लेकिन जब तक इसको मैं ऑन नहीं करूंगा, कॉल नहीं करूंगा, तो ये चलेगा नहीं। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन को कॉल ना किया जाए तो उसके अंदर जो कोड रखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, अब कॉल करने का तरीका क्या है? कॉल करने का बड़ा आसान तरीका, आपने फंक्शन का जो भी नाम रखा है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है? फैन। क्या है? फैन। फैन आपने लिखा और फैन के आगे आपने राउंड ब्रैकेट लगा दिया, ये फंक्शन कॉलिंग है। क्या है? इस स्टेप को हम क्या करते हैं? फंक्शन कॉलिंग, या फिर हम इसको इन्वोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वोक कहते हैं चलाने को, फंक्शन को चलाने को इन्वोक कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई है? ठीक है, अगर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क करके रखना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हो और उसका कोड आप बार बार लिखना नहीं चाहते, तो आप उसका क्या बना दोगे? फंक्शन बना दोगे। क्या बना दोगे? फंक्शन बना दो। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। चलें, हम लोग जैम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जैम जो है वो ओपन है। हम लोग चलते हैं सी में। सी में जाने के बाद हम लोग चलते हैं जैम के अंदर, और जैम में जाने के बाद हम लोग चलते हैं पीएचपी के अंदर, लो सॉरी एचटीडॉक्स के अंदर, और पीएचपी नाम का हम लोग फोल्डर बना के इसमें काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड में, और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, फंक्शंस डॉट पीएचपी। पीएचपी लिखने के लिए पीएचपी की बॉयलर प्लेट जरूरी है, आपको पता है। ठीक है, हमने यहाँ बॉयलर प्लेट लगाई और इसके बीच में हम आ गए। ठीक है, आपको पता है फंक्शन कैसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, वही वाली मिसाल करते हैं, उस कोड को कॉपी करते हैं पहले, ये जो हमने कोड लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये लिख दिया। सर आपने जो है वो दो नंबर्स को एक दो वेरिएबल के अंदर रखा और उनको क्या कर दिया? सम कर दिया, और हम इस सम को क्या कर देते हैं? इको कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं सर क्या आउटपुट आता है। हम लोग लोकल ओ स्लैश पीएचपी, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फंक्शंस डॉट पीएचपी, तो आप देख सकते हो आपको 29 का आउटपुट मिल रहा है। सर आपने कहा कि अगर हमें दोबारा से दो नंबर सम करने हैं, मैंने कहा कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने कहा मुझे 11 और 10 सम करना था। ठीक है, तो आपने आए और यहाँ पर आके आपने देखा तो आपको 11 और 10 सब मिले, लेकिन आपको ये कोड रिपीट करना पड़ रहा है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ एडिशन की, अगर आपको दो नंबर्स को सम करना है तो आपको कोड रिपीट करना पड़ रहा है, हर दो नंबर के लिए कोड, लाइन ऑफ कोड रिपीट करना पड़ रहा है, जिससे जिससे आपका कोड भी लेंदी हो रहा है और आपका लोड टाइम भी ज्यादा लेगी वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, इस पीस ऑफ कोड का हम एक फंक्शन बना देंगे। क्या बना देंगे? फंक्शन। यहाँ पर इसको करते हैं कमेंट, और कमेंट करने के बाद अब फंक्शन आपको पता है कैसे बनता है। फंक्शन का हम लोग कीवर्ड लिखते हैं, और कीवर्ड लिखने के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम। मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मेरे पास, मैं फंक्शन का नाम दो वर्ड्स का मिला के रखना चाहता हूँ, एडिशन तो एक वर्ड है ना। ठीक है, मैंने दो वर्ड्स रख दिए कि एडिशन नंबर्स। क्या रख दिया? एडिशन नंबर्स। अब यहाँ आपने ख्याल रखना है कि आप फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, आप फंक्शन के बीच में कोई स्पेशल करेक्टर या माइनस हाइफन नथिंग कुछ नहीं दे सकते, डॉलर वगैरह। ठीक है, अगर आपको सेपरेट करने का शौक है तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अंडरस्कोर लगा सकते हो। आपका फंक्शन का नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा, बीच में कहीं आप नंबर्स डाल सकते हो या आखिर में कहीं आप नंबर्स लगा सकते हो, लेकिन आपका जो फंक्शन का नाम है वो हमेशा किसी अल्फाबेटिकल करेक्टर के साथ शुरू होगा। किसके साथ? अच्छा, आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आप नंबर्स का यूज ना ही करो, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, फंक्शन के नाम जितने अच्छे रखोगे वो आपके लिए। यहाँ पर मैंने एडिशन नाम का फंक्शन रखा, राउंड ब्रैकेट लगाया और कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने इसका जो है वो स्कोप ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इंटेलिजेंस में मुझे एक चीज दिख रही है वॉइड नाम की। किस नाम की? वॉइड नाम की। अब हम लोगों को, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ी थी, हम लोगों ने इंटीजर पढ़ी थी। इंटीजर यानी नंबर, कोई भी होल नंबर, ऐसा ही है, 8 6 7 जो भी है। ठीक है, इसके अलावा हमने डबल पढ़ी थी। ठीक है, अब डबल के अंदर डेसिमल पॉइंट और ज्यादा बड़ी वैल्यूज भी आ जाती है।
ठीक है, यानी कि 60.7 या इस वाली वैल्यूज किस में आ जाती हैं, डबल में। डेटा टाइप्स अगर आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बुलियन पढ़ी थी, ऐसा ही है, बुलियन यानी ट्रू फॉल्स। इसके अलावा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है, यानी कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो भी स्टेटमेंट लिखी जाए वो क्या होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके पास एक और डेटा टाइप होती है, वो होती है वॉइड। कौन सी होती है, वॉइड इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। बट ये एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करती। ये ऐसी डेटा टाइप होती है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती। देखो, अगर मैं तुमसे एज पूछूं तो तुम मुझे क्या वापस इन रिटर्न क्या दोगे, क्या बताओगे, अपनी एज बता दोगे, सर 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, ठीक है। आपको एप्टेक आते हुए कोई मुश्किल हुई, आप बोलोगे हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, ऐसा ही है। भाई अपना नाम बता दो, अपना नाम बता दोगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई, ठीक है। इस तरह अपने जो है वो मार्क्स बता दो, 70.1 डबल हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई ये पैसे तुम रख लो, ये पैसे ये तुम रख लो, तो तुम मुझे कुछ वापसी में बताओगे या क्या लोगे, या कुछ मुझे वापस दोगे रिटर्न में, नहीं दोगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो इन रिटर्न आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती। इंटीजर डेटा टाइप आपको इन दी एंड इंटीजर देती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप आपको स्ट्रिंग ही देता है, बुलियन डेटा टाइप आपको बुलियन ही देती है। लेकिन वॉइड एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करती। तो ये बता रहा है कि आपका जो अभी फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब रिटर्न स्टेटमेंट भी अभी मैं आपको फर्दर आगे चल के समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस से बेसिकली, ये मैंने खुद नहीं लिखा, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दूसरी होती हैं, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपको फंक्शन की डेटा टाइप भी डिफाइन करनी पड़ती है कि ये फंक्शन इन रिटर्न मुझे क्या देगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाने के लिए हम एक जंप स्टेटमेंट है उसका यूज करते हैं, इसका नाम है रिटर्न। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू है जो इस फंक्शन को वापस से देनी है, ये फंक्शन मुझे कुछ देता है और इसी को मुझे वापस कुछ करना है, कुछ इन रिटर्न देना है, तो मैं किस जंप स्टेटमेंट का यूज करूंगा, रिटर्न का। अब यहां देखो, मैं इसको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये मुझे क्या कह रहा है, आप वॉइड, ये फंक्शन किस डेटा टाइप का है, वॉइड डेटा टाइप का है। देखो यहां अगर मैं लिखूं रिटर्न, मैंने रिटर्न लिखा, मैंने कहा 40 रिटर्न कर दो, अब देख लो क्या आ रहा है, आईएनटी आ गया, यानी कि मैं इसको एक इंटीजर रिटर्न कर रहा हूं, इस फंक्शन को मैं वापस एक इंटीजर नंबर दे रहा हूं। यहीं पर अगर मैं ट्रू लिख दूं, क्या लिख दूं, ट्रू, तो अब देखो बूल हो गया, बूल यानी बुलियन, हाँ समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं अपना नाम, तो अब देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग। और अगर मैं ये सब हटा दूं और खाली रिटर्न करूं तो वॉइड। ऐसा फंक्शन जो आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं देता, वो किस डेटा टाइप का होता है, वॉइड का। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो वैसे इंटेलिजेंस से आ रहा है, और इसकी एक्सटेंशन है, अगर आपको मैंने शायद बताई थी पीएचपी की इंटेलिजेंस वगैरह, वो अगर आप डाउनलोड करके रखोगे तो आपको यहाँ पर आसानी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आसानी होगी, डन है, ठीक है। ये इंटेलिफेंस है, कंपोजर और ये सारी पीएचपी की आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको ये सजेशंस में दिखा देता है, डन है। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपको अभी फिलहाल कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। कौन, बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सिंपल अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मैं सीधा सीधा जो है ना कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने कहा प्रिंट क्या करवाना है सर, मैंने जो है वो 6+8 जो है वो इको करवाना है। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो क्या आएगा, 6+8 का सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये मैंने करा हुआ है ना, तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं कराया जाएगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स रखी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो फंक्शन को कॉल कराने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने फंक्शन का नाम लिखा और इन्वोक ब्रैकेट्स डाल दिया और आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। सर यहाँ है, हमने हमारे पास 14 आ गया, बात समझ आई, ठीक है। लेकिन ये अभी भी आपके पास रीयूजेबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसको जब भी कॉल करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ 14 देगा, मैं अपने मर्जी के नंबर इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने जो अभी फंक्शन पढ़ा है, ये फंक्शन की पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शंस। क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड। ऐसा फंक्शन जिसके ये पैरेंथीसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको क्या कहते हैं, पैरेंथीसिस, जिसके ये पैरेंथीसिस एम्प्टी हैं, यानी कि इसको मैं कुछ भी इनपुट, इस फंक्शन में मैं कुछ भी इनपुट नहीं कर रहा, इसके पैरेंथीसिस एम्प्टी है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है,
नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, और ऐसे फंक्शन को हम स्टैटिक फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब स्टैटिक फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको जब भी कॉल करूंगा इसने एक ही काम करना है, इसने 14 ही प्रिंट करना है। कुछ अलग से मुझे डायनेमिकली कैलकुलेट करके कोई कंडीशन लगा के मुझे ये इन रिटर्न मेरी मर्जी की वैल्यूज को कैलकुलेट करके नहीं देगा। बात समझ आई है? ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन कहलाता है? नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहलाता है या स्टैटिक फंक्शन कहलाता है? क्या कहलाता है? स्टैटिक फंक्शन कहलाता है। यहां पर हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल सर आप कहते हैं कि आपके पास ये जो फंक्शन है इसको मैं अपनी मर्जी के नंबर दूं और ये मुझे नंबर्स को सम करके दे दे। क्या दे दे? नंबर्स को सम करके दे दे। तो ये सर कैसे करेंगे? अच्छा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है कि आप सेम नाम के दो फंक्शन नहीं बना सकते। देखो आपको एरर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेता हूं। किसके लिए? अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज की एक नीड होती है। ठीक है, जैसे फैन है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, आप हो, आपको खाने की नीड है, इस एलसीडी को पावर कॉर्ड की नीड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह फंक्शंस की भी अगर नीड बना दी जाए कि उसके अंदर कुछ इनपुट प्रोवाइड कर दिया जाए, कुछ इनपुट प्रोवाइड कर दिया जाए, अपनी मर्जी का इनपुट प्रोवाइड कर दिया जाए कि जिससे वो चीज आपका फंक्शन डायनेमिक हो सके, या ये ना हो कि बस वो 6+8 को ही प्रिंट कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामीटराइज या डायनेमिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटराइज या डायनेमिक फंक्शन कहते हैं। अब पैरामीटर्स जो है आपके पास फंक्शन के वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आप उन इनपुट्स को स्टोर करते हो। आपके पास पैरामीटर्स क्या होते हैं? फंक्शंस के वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आप अपने इनपुट्स को स्टोर करते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि मैं इस फंक्शन में कितने इनपुट्स देना चाहता हूं? कितने इनपुट्स देना चाहता हूं मैं? अयान, दो। मैं दो नंबर्स देना चाहता हूं ना, और वो सम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना दूंगा फंक्शंस के लिए जो कि टेम्परेरी वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब यहां मैंने लिख दिया num1 कॉमा num2। क्या लिख दिया? num1 कॉमा, सॉरी डॉलर रह गया, डॉलर num1 कॉमा डॉलर num2। अब क्या होगा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये मुझसे दो नंबर्स मांगेगा एज इनपुट, और वो दोनों नंबर आके इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। आप जितने चाहो उतने पैरामीटर्स कॉमा सेपरेटेड के साथ दे सकते हो। पैरामीटर्स क्या होते हैं? फंक्शन के इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन की नीड होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। अच्छा, अब यहां पर स्टैटिकली 6+8 कराने के बजाय ये जो पैरामीटर्स मैंने सेट किए मैं इनको सम करूंगा। किसको? इनको सम करूंगा। सर आपने कहा डॉलर num1 प्लस डॉलर num2 कर दें। बात समझ आई? अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई स्टैटिक नंबर रखा हुआ है? यहाँ कोई स्टैटिक नंबर रखा हुआ है? कोई भी नंबर नहीं है। अब हमें नहीं पता कि कौन से नंबर सम होंगे सर। अब ये मैं इसको कैसे प्रोवाइड करूंगा कि कौन से नंबर सम करने? ये आप देते हो कॉल करते हुए। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपसे इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं या इनपुट्स हैं उनको आपसे रिसीव करेगा, आपसे मांगेगा। देखो किस तरह, देखो जैसे ही मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो, सॉरी यहां पर हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे ही मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन को कॉल करूंगा तो आप देखोगे कि आपसे दो पैरामीटर्स मांग रहा है। कौन से पैरामीटर्स मांग रहा है? दो पैरामीटर्स मांग रहा है। सबसे पहले वो num1 मांग रहा है। ठीक है, अगर आप इसी चीज को देखते हुए चलो तो यही सेम चीज आपने यहीं पे नीचे लिखनी है कॉल करते हुए। बस यहां पर आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, कॉल करते हुए इन वेरिएबल्स की वैल्यूज दोगे। क्या दोगे? वैल्यूज दोगे। तो यहां पर आपने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 10 कॉमा num2 आपने क्या दे दिया? 5 दे दिया। क्या दे दिया? 5। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास ये जो 10 है वो रिस्पेक्टिवली जाके सेट होगा इसके अंदर, और जो 5 है वो जाके स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। और ये इस इको स्टेटमेंट को मिलेंगे, और इस इको स्टेटमेंट का काम ये कि num1 और num2 में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। अब आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। सर देखते हैं हमारे पास क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखो आपके पास 5 आ रहा है, ये 14 ऊपर का है। ठीक है, इसको हमने कमेंट नहीं किया, कमेंट कर देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो आपके पास आउटपुट क्या आया? 5। तो ये आप अब आप देख सकते हो कि यहां पर आपने एक डायनेमिक पैरामीटराइज फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, तो
यहाँ पे देख सकते हो आपके पास आपका डायनेमिक आउटपुट आ चुका है। तो अब आपको अगर कोई भी और दो नंबर सम करने हैं तो आपको उनके लिए अलग से स्टेटमेंट या अलग से फंक्शन बनाने की अब नीड नहीं रही। आप क्या करोगे, इसी फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल कर सकते हो, जितनी बार चाहो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं जो है माइनस कराना चाहता हूँ 40 को और 20 को। किसको? अब 40 जाके स्टोर होगा किसमें, और 20 जाके स्टोर होगा num2 में, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपके पास 20 आ गया। बात समझ आई है? ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से टाइप ऑफ फंक्शंस कहलाते हैं? पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक तो दिखता नहीं है। या फिर आप इनको डायनेमिक फंक्शंस भी कह सकते हो, क्योंकि आपको डायनेमिकली आपका आउटपुट देते हैं आपकी नीड के हिसाब से, जो भी आप इनपुट दोगे। अब आपको समझ आ गया कि सर एक फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ आपसे इनपुट लेता है, और जो इनपुट नहीं लेता वो नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होता है। कुछ ना कुछ आपसे इनपुट लेता है और उसी इनपुट के बिहाफ पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करके आउटपुट देता है। बात समझ आ गई है? ठीक है, अब यहां पर आपके पास जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन हमारे आउटपुट को डायरेक्टली आउट जनरेट करके प्रिंट कर देता है, क्योंकि हम डायरेक्टली फंक्शन के अंदर ई को कॉल कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे फॉर एग्जांपल फंक्शन से कोई वैल्यू प्रोसेस करके फंक्शन के बाहर वापस चाहिए, लेकिन मुझे उसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं उसे फंक्शन के बाहर निकालकर फर्दर उसके अंदर कोई कैलकुलेशन करके उसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे वो जो प्रोसेस जो है भी, यानी कि जो सम, ये अभी हमारे मिसाल के अंदर जो सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ नंबर है, वो मुझे फंक्शन के बाहर दोबारा निकालना है, तो मैं उस वैल्यू को, इस फंक्शन को वापस रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अभी आप इसको इनपुट तो दे रहे हो, लेकिन ये डायरेक्टली इको कर रहा है, आपको वापस कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? देखो वॉइड आ रही है ना, रिटर्न टाइप क्या आ रही है इसकी? वॉइड आ रही है, यानी कि वापस आपको फंक्शन कुछ भी नहीं दे रहा है, या इस फंक्शन को आप वापस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो। देखो अगर रिटर्न हो रहा होता तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इको करूं, एक सेकेंड, इसको हम यहां पर रिमूव करते हैं। एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं रिजल्ट नाम का। अगर ये फंक्शन मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता तो रिजल्ट के अंदर वो चीज आती ही और मैं उसको इको कर सकता हूं, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो यहां पर मैंने किया इको डॉलर रिजल्ट। क्या करा? इको डॉलर रिजल्ट। यहाँ रिफ्रेश किया, अभी भी आप देखो आपके पास 5 ही आ रहा है, वो तो हटा दिया ना, 5 ही आ रहा है। अब 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ इको किया हुआ है। देखो अगर मैं इस चीज को हटा दूंगा तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करके बाहर फर्दर उसको यूटिलाइज करके उसमें कोई कैलकुलेशन या लॉजिक लगाना चाहते हो, तो आप उस फंक्शन में से वैल्यू को क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि वो फंक्शन डायरेक्टली आउटपुट डिस्प्ले कर दे, तो आप सीधा सीधा क्या कर दो? इको कर दो। अगर आपको फंक्शन के बाहर प्रोसेस जो भी वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? रिटर्न करोगे, और नहीं चाहिए तो इको कर दोगे, डायरेक्ट डिस्प्ले करा दो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि इस चीज को हम करते हैं कॉपी, इस फंक्शन को, और यहां पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और इस सबको हम कर देते हैं कमेंट। इन सबको कमेंट करने के बाद अब यहां पर मैं डायरेक्टली आउटपुट प्रिंट कराने के बजाय क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैंने कहा रिटर्न कर दो दोनों नंबर्स को जो माइनस करके रिजल्ट आता है, यानी कि 5। क्या आएगा? सॉरी नहीं, अभी तो हमने बताया नहीं है ना, हमारे उस केस में क्या आ रहा था? 5। वो मुझे फंक्शन को वापस रिटर्न कर दो। अब रिटर्न, आपके पास जो रिटर्न वैल्यू होती है वो कॉल के पास जाती है। सीधा किसके पास जाती है? कॉल के पास। देखो बात समझना, अभी यहां पर मैंने सब्ट्रैक्शन को कॉल किया। सब्ट्रैक्शन को कॉल करने के बाद मैंने दो नंबर दिए 30, 10। क्या दे दिया? 30, 10। अब क्या होगा? आपने इनपुट दिया। क्या इनपुट दिए? दो नंबर्स आपने इनपुट दिए। 30 आपके पास स्टोर हो गया किसमें? num1 में, और 10 स्टोर हो गया num2 में। ये आपने इनपुट दिया फंक्शन को, फंक्शन ने कहा भाई चाहिए, आपने माइनस कर दिया दोनों नंबर को। ठीक है, और आपने यहां लगा दिया रिटर्न। क्या लगा दिया? रिटर्न। अब यहां पर रिटर्न क्या करेगा? इस फंक्शन को वैल्यू वापस कर देगा, जो कि सीधा इस कॉल के पास आएगी। यानी कि वैल्यू आपको इधर मिल रही है, प्रोसेस जो भी कहाँ मिल रही है?
कॉल पे मिल रही है। तो अगर ये पूरी प्रोसेस जो भी वैल्यू है, तो क्या मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता? देखो, अगर आपके पास रिटर्न आउटपुट डिस्प्ले करा रहा होता तो अब आपके पास आउटपुट आना चाहिए था ना। देखो कुछ आ रहा है? नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू को वापस फंक्शन को रिटर्न कर दिया, हमने आउटपुट डिस्प्ले नहीं कराया। ठीक है, ऐसी वैल्यू या ऐसा फंक्शन जिसमें वैल्यू रिटर्न हो रही हो तो वो बाहर डिस्प्ले कराओगे, आप बाहर उसको इको करोगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फंक्शन से पहले इको कर दूं, मैंने कहा इको करो जो भी वैल्यू इसमें से रिटर्न हो रही है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? 20 आ गया। बात समझ आई? अच्छा, इसी वैल्यू को अगर मैं फर्दर यूटिलाइज करना चाहता हूं तो मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर रख सकता हूं। अगर मैं उसे इको करा सकता हूं तो वेरिएबल में भी तो रख सकता हूं। तो आपके पास जो भी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नंबर आएगा वो जाके स्टोर हो जाएगा डॉलर डेटा के अंदर, और आप डॉलर डेटा को अब भले से इको करो या उसके अंदर फर्दर यूटिलाइज। अब फर्दर यूटिलाइज क्या मतलब है? मैं इसके अंदर 90 प्लस करना चाहता था भाई, एंड में क्या करना चाहता था? 90 प्लस करना चाहता था सर, मैंने यहाँ कर दिया, 110 हो गया। बात समझ आई? ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रिटर्न फंक्शन या रिटर्न पैरामीटराइज फंक्शन। क्या कहेंगे? रिटर्न फंक्शन या रिटर्न पैरामीटराइज फंक्शन। बात समझ आ गई है सबको? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है। इस फंक्शन को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, इस एग्जाम्पल को, और इसको मैंने यहाँ कमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ये फंक्शन वही कर रहा है, दो इनपुट लेगा, उनको माइनस करके रिटर्न कर देगा सर। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल रिटर्न नहीं कर रहे, हम इको कर लेते हैं ताकि हमारा काम लंबा ना हो। ठीक है, आप रिटर्न करके बाहर प्रिंट कर लो या अंदर प्रिंट कर लो, अभी मैंने फिलहाल सिंपल समझाने के लिए इको कर दिया। यहां पर मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्शन को दोबारा से कॉल करूंगा ताकि मैं इस फंक्शन को कर सकूं। अब अगर आप कॉल करते हुए पैरामीटर्स नहीं देते हो, पैरामीटर्स की जो वैल्यूज है यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया, जो ये चीज आप प्रोवाइड कर रहे होते हो ना कॉल के वक्त, जो ये आप नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हो उसको, जो पैरामीटर्स की वैल्यूज है, इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आपके फंक्शन के पैरामीटर से आर्ग्यू करते हैं और इनमें स्टोर हो जाते हैं। फंक्शन के वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स की वैल्यूज को क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आए, अब आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं किया, यानी कि उसको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जब नंबर नहीं मिलेगा तो वो डिस्प्ले क्या कराएगा? यहां पर आए, यहां पर आके आउटपुट देखोगे तो आपको यहाँ एक एरर मिल रहा है, अनकॉट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर। वो कह रहा है जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे आपने वो पूरे नहीं किए। कितने थे? दो थे। वो देखो आपको आगे भी बताएगा ये रहा एग्जैक्टली टू एक्सपेक्टेड। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक दूंगा तो ये आपको उसका भी बोलेगा कि भाई दो, मैंने 30 दे दिया लेकिन मैंने दूसरे का नहीं दिया, तो अब आपको कहेगा कि आपके पास अभी भी एक पास है और दूसरा आपके पास गायब है, दो एक्सपेक्ट है, आपने दूसरा नहीं दिया। ठीक है, तो अब ऐसे केस में कि फॉर एग्जांपल आप फंक्शन कॉल करो और आप अगर पैरामीटर्स नहीं देना चाह रहे और कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट हो, देखो अगर पैरामीटर्स नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू जीरो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। तो आप जो है वो अपने पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिफॉल्ट। देखो अगर मैं पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूं कि अगर कोई पैरामीटर्स पास नहीं हुए, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं हुए पैरामीटर्स के अंदर, तो उसकी जगह वो डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोसेस हो जाए। बात समझ रहे हो? क्योंकि अभी डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं है, उसको तो वैल्यू चाहिए भाई कॉल करते हुए। तो आप यहाँ क्या करोगे? सिंपल, जैसे वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं ना, ऐसी पैरामीटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के वैल्यू दे दोगे। मैंने जीरो जीरो दे दिया, दोनों को क्या दे दिया? नम वन को भी क्या दे दिया? जीरो। नम टू को भी क्या दे दिया? जीरो। आप चाहो तो कोई भी नंबर दे दो भले से। ठीक है, या जरूरी नहीं है, मैं आपको अगर नंबर्स पे करके दिखा रहा हूं, आप अगर फॉर एग्जांपल नेम इनपुट दे रहे हो तो आप कोई डिफॉल्ट नेम दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही आओगे तो अब आपको जो है वो कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स आपने यूज करने होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डेवलपर भूल गया या कोई एरर आ गया, पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो आपके पास वो डिफॉल्ट पैरामीटर आ जाए। ठीक है, कम से कम यूजर को एरर तो नहीं आएगा। डन है? तो ये आपके पास क्या कहलाता है? डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर बना दूं नेम नाम का, और उसके अंदर मैं डिफॉल्ट अपना नाम स्टोर कर दूं, क्या स्टोर कर दिया मैंने? नाम स्टोर कर दिया। अच्छा अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 और कॉमा 40 दोगे तो अब क्या होगा? अब जीरो जीरो रहेंगे।
नहीं, अब ये 30 और 40 आपके पास माइनस हो जाएंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज फिर हट जाएंगे। नहीं होंगी तो डिफॉल्ट वैल्यूज, और होंगी तो नहीं होंगी वो। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अपना नाम भी इको कर दूं, मैंने इको किया डॉलर नेम, तो अब मैंने बाय डिफॉल्ट तैयब सेट कर रखा है। अगर मैंने इसमें तैयब या कोई और नाम पास नहीं भी किया तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा? तैयब। अच्छा, ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सिंटेक्स एरर, टोकन एक्सपेक्टेड, कॉमा, सेमीकोलन। अच्छा, ये मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया ना, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर है तो आपके पास क्या आ गया? तैयब आ गया। लेकिन अगर मैं इसका तीसरा पैरामीटर कॉमा देके मैंने यहाँ लिख दिया 7, तो आपके पास अब तैयब की जगह क्या आएगा? 7, क्योंकि अब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मानी जाएगी। डन है? बात समझ आ गई है? ये आपके पास कहलाते हैं फोर डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। डन है? ये बात समझ आ गई है सबको? अब हमारे पास एक लास्ट फंक्शन की टाइप रह गई है। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप जो है वो एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो आपके नाम को 10 बार प्रिंट करे। क्या करे? 10 बार प्रिंट करे। आप बोलोगे सर, अब आप मुझे बताओ कैसे होगा। फंक्शन बनाएंगे, कोई भी नाम रख देते हैं यहाँ पर, प्रिंट नेम्स नाम का या लूप नेम्स नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया। सही है सर, बना दिया, फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन मुझसे नाम लेगा, मन देगा, क्या लेगा? नाम लेगा कॉल करते हुए। और इसको मैंने 10 दफा प्रिंट करना है तो सर एक चीज बार बार रिपीट करनी है तो किसका यूज करेंगे? लूप का यूज करेंगे। अब आप कोई भी लूप यूज कर लो भले से। हम यहाँ फॉर लूप लगा लेते हैं जो सिंपल वाला है। फॉर डॉलर आई 1 से चलेगा और कब तक चलेगा? लेस देन इक्वल्स टू 10। और हर दफा आई में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा सर, और आप जो है वो इको कर दोगे डॉलर नेम को। किसको? और साथ में हम यहाँ पर बी आर भी लगा देते हैं। हर नाम के बाद क्या हो जाएगी? लाइन ब्रेक हो जाएगी। सर बड़ा आसान फंक्शन है। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो लूप नेम्स का जो फंक्शन है उसको कॉल किया और हमने अपना नाम दे दिया। दे दिया सर। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, 10 दफा आपके पास नाम आ गया। आ गया। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक और तरीका हो सकता था कि मैं 10 बार फंक्शन को कॉल कर लेता। ठीक है। अच्छा, हाँ, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता, वो बात भी ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे जो है वो एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें मैंने कॉल्स भी एक ही लगानी है, कॉल भी एक ही लगानी है, और मुझे लूप भी नहीं यूज करना और नाम भी 10 दफा प्रिंट करना है। तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? भाई मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कॉल भी एक लगाऊं, इको भी एक ही लगाऊं, और लूप भी यूज नहीं करना, और 10 दफा नाम प्रिंट करना है, या जितनी बार भी चाहूं किसी चीज को रिपीट करना है। हो सकता है, फंक्शंस में पॉसिबल है। ऐसे ऐसे फंक्शंस जो आपके इन लूप चलते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं। ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर कोई नहीं बताता। ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव। लिख रहा हूं बोर्ड पे। यहां पर हमारे पास जो हम फिफ्थ पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारे पास? रिकर्सिव फंक्शंस। अब रिकर्सिव फंक्शन में बेसिकली क्या होता है? रिकर्सिव फंक्शन आपके पास ऐसे बनता है कि वो जो फंक्शन है, वो जो पर्टिकुलर फंक्शन आपने बनाया, वो अपने आप को खुद ही उसके अंदर कॉल करता रहे। क्या करता रहे? खुद ही अपने आप को उसके अंदर कॉल करता रहे। तो अभी आप यहाँ पर गौर से समझना, आपको पूरा जो है ना समझाता हूँ। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद इस फंक्शन को हम जरा कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको चला सकें। तो इसको अनकमेंट कर देते हैं। इस लूप की हमें जरूरत नहीं है। इस लूप की जरूरत नहीं है। सर आपने बोला कि अगर आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पर एक इको लगा दो। ठीक है, इको लगा के आपने अपना नाम लिख दिया सर, या सॉरी डॉलर नेम दिया हुआ ना हमने, डॉलर नेम दे दिया सर, और साथ में हमने यहाँ पर लगा दिया बी आर। क्या लगा दिया? बी आर लगा दिया। अच्छा सर, कॉल करना है तो हम यहाँ पर लूप नेम्स को क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे और अपना नाम दे देंगे सर। कोई मसले वाली बात ही नहीं है। दे दिया भाई नाम। ठीक है, नाम देने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आपको एक इको हुआ हुआ नाम नजर आ जाएगा। ठीक है।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ये करूं कि मैं इस फंक्शन के अंदर इसी को कॉल कर दूं, क्या कर दूं, इस फंक्शन के अंदर इसी को कॉल कर दूं, यानी कि लूप नेम्स को मैं लूप नेम्स के अपने अंदर ही कॉल कर दूं। मुझे एक बात बताओ कि अब ये इनफाइनाइट नहीं चलेगा, क्योंकि देखो हमने बाहर ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसके पास आया, अंदर जो भी लिखा था उसने बोला लूप नेम्स जो है वो दोबारा चल रहा है, क्या चल रहा है, एरर क्यों दे रहा है मुझे, नहीं टर्मिनेटर पे दे रहा है। अच्छा वो एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, नाम नहीं दिया ना मैंने अपना, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने नाम नहीं दिया, बता, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं लूप नेम्स को चलाऊंगा तो इको हो जाएगा क्या, नेम इको हो जाएगा, फिर वो दोबारा से कॉल होगा, क्या होगा, अगर ये दोबारा से कॉल होगा तो इसके अंदर दोबारा से लूप नेम्स कॉल हुआ हुआ है, फिर वो दोबारा कॉल होगा, फिर उसके अंदर भी दोबारा लूप नेम्स कॉल हुआ हुआ है। बात समझ आ रही है, जब भी ये कॉल होगा तो दोबारा लूप नेम कॉल होगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही रखा हुआ है। तो अब ये इनफाइनाइट चलेगा, देखना, यहां पर आए, यहां पर आने के बाद जैसे ही देखोगे, देख रहे हो इनफाइनाइट, गिनती ही नहीं है, देख रहे हो स्क्रॉलर कितना बड़ा है। तो ये इस तरह नहीं चलाना, वरना आपकी रैम जो है वो हैंग हो जाएगी। तो सर हम लोग जो है वो इसको रोक कैसे सकते हैं किसी लिमिटेड काउंट के ऊपर, कि मुझे 10 दफा जो है वो रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, 10 दफा के काउंट के साथ या 20 दफा के काउंट के साथ, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही कॉल कर दूंगा बिना किसी काउंट कंडीशन के, तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, तो कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, वो फिर उसका कोड दोबारा उठाएगा, फिर दोबारा उसके अंदर लूप नेम्स कॉल हुआ है, फिर वो कॉल होगा, उसके अंदर दोबारा लूप नेम्स कॉल हुआ हुआ, और ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो रिकर्सिव फंक्शन ऐसे बन सकता है, लेकिन इनफाइनाइट हम नहीं चलाते। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो लूप की तरह बिहेव करता है, जो खुद को अपने अंदर खुद ही कॉल करता रहता है। तो अगर आप इसको लिमिटेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, कंडीशन। अब यहाँ पर आप कंडीशन क्या लगाओगे, आप एक और पैरामीटर लोगे जिसको हम कहेंगे काउंट, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, काउंट, ठीक है। एक और पैरामीटर पास किया है, कौन सा, काउंट का। मैंने कहा अगर, इफ, अगर, अच्छा अब ये लॉजिक देखना, अगर मेरे पास काउंट जो है वो बड़ा है जीरो से, किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो आप जो है वो ये दोनों काम करो, कौन से दोनों काम करो, ये दोनों काम करो सर। अब यहां पर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है, तो वो मांग रहा है हमसे, ठीक है, काउंट, काउंट का आर्ग्यूमेंट मिसिंग है ना दोनों में। अच्छा मैं कहता हूं जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास 10 दफा चलेगा, कितनी दफा चलेगा, 10 दफा चलेगा। अच्छा अब यहां पर जैसे ही मैंने इसको ये बोला कि डॉलर काउंट अगर हमेशा जीरो से बड़ा रहे, अगर डॉलर काउंट जीरो से बड़ा है, तो आप क्या करो, इको कर दो किसको, नेम को, और फिर दोबारा नेम जो लूप नेम्स है उसको कॉल कर दो। लेकिन जब आप दोबारा कॉल करो तो आप काउंट में से एक माइनस कर दो, क्या कर दोगे, एक माइनस। अब यहां फ्लो समझो, यहां पर जैसे आप आउटपुट देखोगे कि हमने, अच्छा हमने बंद कर दिया, तो आप यहां देख सकते हो 10 दफा तो आउटपुट आ रहा है विदाउट एनी लूप और कॉल्स, ठीक है। अभी आ कैसे रहा है, यहां देखो, मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने अपना नाम दिया, और मैंने जितनी दफा इसको प्रिंट कराना था उसका काउंट दे दिया। अब ये जाके स्टोर हो गया नेम्स में और काउंट में। नेम में क्या है तैयब, काउंट में क्या है 10, क्या है 10। मैंने कहा अगर काउंट जीरो से बड़ा है, काउंट में क्या है 10, 10 इज ग्रेटर देन जीरो, बात सही है, 10 जीरो से बड़ा होता है, वो आपके इफ के ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप क्या प्रिंट कर रहे हो, नाम प्रिंट कर रहे हो, उसने तैयब को प्रिंट किया, कर दिया, और लाइन ब्रेक कर दी। फिर नीचे आया, उसने कहा लूप नेम्स दोबारा कॉल हो रहा है और मुझे एक नाम मिल रहा है तैयब, क्या नाम मिल रहा है, तैयब। और इस दफा मुझे कह रहा है कि जब आप काउंट दोबारा से इसको चलाओगे तो इस दफा काउंट एक माइनस में जाएगा। अब काउंट क्या हो गया 9, अब ये दोबारा कॉल हुआ है तो दोबारा ऊपर जाएगा, अब काउंट क्या हो गया 9 हो गया। इरेजर का है इसमें, अब काउंट हो गया आपके पास 9, ठीक है। अब यहां पर आपके पास कंडीशन में क्या है, 9 इज ग्रेटर देन जीरो, काउंट में क्या था, काउंट में क्या हो गया था 9 हो गया था, बोलो, ठीक है। 9 जीरो से बड़ा होता है, उसने बोला दोबारा से क्या कर दो, नेम को प्रिंट कर दो। फिर आपके पास तैयब का नाम 2 दफा प्रिंट हो गया। अब काउंट नेम प्रिंट होने के बाद दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा, इस दफा भी नाम तैयब लेके गया। अब उसने कहा काउंट में से दोबारा -1 कर दो, 9 - 1 8। अब काउंट क्या स्टोर हो गया था जाके 8, अब 8 आ गया, क्या 8 जीरो से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, दोबारा चलेगा, एंड सो ऑन, जब तक चलता रहेगा जब तक कि काउंट जीरो
नहीं हो जाता। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, कि जो खुद को कॉल करके लूप की तरह बिहेव करता है। लेकिन आपको उस तरह से कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। अगर आप वैसे ही कॉल कर दोगे तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, और आपकी जो रैम है या आपकी मेमोरी जो है वो स्टक हो जाएगी। आपका पीसी भी हैंग हो सकता है अगर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है पीसी तो। ठीक है, तो इनफाइनाइट कभी भी कोई चीज़ प्रोग्रामिंग में मत चलाना, वो डायरेक्टली आपकी मेमोरी में एग्जीक्यूट होती है। डन है? ठीक है, बात समझ आ गई? हम लोगों ने नॉन पैरामीटराइज स्टैटिक फंक्शन पढ़ लिए, हमने पैरामीटराइज डायनेमिक फंक्शंस पढ़ लिए, डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शंस पढ़ लिए, रिकर्सिव फंक्शन पढ़ लिए, और पांचवा रह गया एक बीच में, मैंने कौन सा था? रिकर्सिव रिटर्न फंक्शंस। ठीक है। तो ये आप जो है वो नोट कर लो। रिकर्सिव फंक्शन वैसे हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, कंडीशन लगा के काउंट में से चीजें माइनस कर रहे होते हैं, ये इसी तरह चलता है जब भी कोई लॉजिक बनाओगे। डन है? अच्छा, एक और चीज यहाँ देखो, इधर देखो। अब जैसे ही वो 10 से लेके 0 पे आएगा, उल्टा 10 9 4 10 9 8 पूरा 0 पे आएगा, तो ये कंडीशन 0 पे आने के बाद फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन 0 पे आने के बाद फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होता है तो कौन चलता है? एल्स। कौन चलता है? एल्स। तो तुम एक और काम कर सकते हो कि सर आपने एल्स में लिख दिया इको कंप्लीटेड। तो अब यहां पर देखना कि जैसे ही आपके पास वो कंडीशन खत्म होगी तो नीचे क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट। कंडीशन फॉल्स होने में। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ट्राई करो, आपको मजा आएगा।